दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम CDP के ऑनलाइन वाले पेपर को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वाले पेपर की प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आप लोग सीटेट को आराम से क्रैक कर लेंगे। क्योंकि जो सीटेट क्वेश्चन पूछता है वो वैसे पूछता है, बस लैंग्वेज में थोड़ा इधर फेर बदल करता है, बाकी पूछने का तरीका वैसे पैटर्न उसका सेम ही रहता है। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वाले 2021 वाले 2023 वाले सारे पेपर सॉल्व कर लिए 2-3 बार अच्छे से, तो आप लोग सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अभिकथन ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, और इसमें तर्क आर दिया गया है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक चुने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ए और आर दोनों सही हैं विकल्प ए। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। और विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही बात बोली जा रही है ना। शिक्षकों में बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए और बच्चों को विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए, आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यातित करते हैं वह मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो बताइए, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करता है वह मानते हैं कि विकास कैसा होता है। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो रुक रुक कर होता है ना, इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा ना, रुक रुक कर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है क्या, जबकि खाली स्थान दिया गया है समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है। बताइए, समाजीकरण का प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, समाजीकरण का द्वितीय संस्था कौन सी होती है। विकल्प ए कानून विद्यालय, विकल्प बी सामाजिक नीति संस्कृति, विकल्प सी पुस्तकालय आस पड़ोस, विकल्प डी परिवार विद्यालय। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार और विद्यालय। चलिए, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूद स्कीमा या संरचना को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जाता है। समावेशन, समायोजन, जैविक परिपक्वता, सक्रियात्मक अवस्था। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। तो समायोजन हो जाएगा ना, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, समायोजन। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की जाती है, यानी जॉन अप्रॉक्सिमेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम JPD भी कहते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में होता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में होता है, डिक्सन में होता है, सिगमंड फ्रायड में। तो आसान सा आंसर है, इसको तो आपको आंसर दे देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए वाइगोस्की के अनुसार। चलिए, अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं विकल्प भी है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताब, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए।
विकल्प सी दिया गया है कि विद्यार्थियों को प्राण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें, एवं विकल्प डी कहा गया है कि विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विद्यार्थियों को प्राण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें, जिसको हम स्कैप होल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैप होल्डिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृति कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? विकल्प ए स्तर 1 जिसको हम पूर्व परंपरागत चरण कहते हैं, लेवल 2 या स्तर 2 जिसको हम कहते हैं परंपरागत चरण, लेवल 3 या स्तर 3 जिसको हम उत्तर परंपरागत कहते हैं, विकल्प डी स्तर 2 और स्तर 3 दोनों ही होंगे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो स्तर 3 में होता है ना, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक प्रगतिशील कक्ष मुख्यतः कैसी होती है? केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित होती है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, परीक्षा केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित होती है? तो एक प्रगतिशील कक्ष जो होती है वह कैसी होगी बताइए आप लोग? तो अधिगमकर्ता की होगी ना, शिक्षार्थियों के संबंधित होती है ना, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना, या विकल्प डी दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वयन होना। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वयन होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक होती है, बच्चों के क्रियाकलाप और सोच में बाधा पैदा करती है, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, विकल्प डी बच्चों को संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो गया? तो आप लोग देख रहे होंगे सीटीपी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, जैसे वाइगोस्की जी हो गए, ठीक, उसके बाद पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इरिक्सन हो गए, इरिक्सन के अलावा आपको एनसीएफ हो जाएगा, एनईपी हो जाएगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से बार बार आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो बच्चों के सोच को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो इसको आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जेंडर विविधता होगा कि जेंडर सकारात्मकता होगी, जेंडर रूढ़िवादिता होगी, जेंडर समानता होगी? तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी ना, सीधा जहाँ लड़की लड़कों में भेद किया जाता है। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। इस प्रकार के रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। विकल्प सी प्रभावशाली समूहों में आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। तो बताइए, या विकल्प डी विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। चलिए, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह यह समझ सकें कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इस आकलन को क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, या असत आकलन, या रूब्रिक्स? बताइए आपको इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक आकलन। चलिए अगला प्रश्न है।
शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मुक्त करने की एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, या अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया हुआ है, किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापक को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। और तर्क कहा गया है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। तो विकल्प ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? तो विकल्प ए अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, विकल्प बी अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम को उपयोग करके, विकल्प सी पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, विकल्प डी सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाइयों से संबंधित होती है? पहला है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको हम ADHD कहते हैं, ऑटिज्म होता है। दूसरा स्वलीनता, डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, डिस्कैलकुलिया, गुणज वैकल्य। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वलीनता हो जाएगा ना, विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया गया है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, अनुदेशन के समय विद्यार्थियों में बहुत दूर खड़े होना, एवं स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया है। वह बिना किसी बाह्य प्रेरणा से इनका आनंद भी लेता है या विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? प्रतिभाशाली होना, गिफ्टेडनेस जिसको हम कहते हैं, या एवरेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन अवसर बुद्धि होना, या पैटर्न वैकल होना, या स्वालीनता होना। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं ना, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? तो विकल्प ए दिया गया है, उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन करना, विकल्प बी प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, विकल्प सी प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, विकल्प डी प्रतिमान की क्रियाओं को अनुसरण और अभ्यास करना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा गया है? विकल्प ए ध्यान देना, विकल्प बी कंठस्थीकरण, विकल्प सी अधिसंज्ञान, विकल्प डी विस्मरण या भूलना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। चलिए इम्पॉर्टेंट है, हर बार हर शिफ्ट में आपको मेटाकॉग्निशन से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। और तर्क आर दिया गया है, विद्यालय में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग अलग करके होना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसमें विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कथन में बोला गया है कि अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश संबंधित अनुभव को अनदेखी करना चाहिए। निगेटिव बात है तो गलत हो गया। विद्यार्थियों में अधिगम शिक्षार्थियों को सामाजिक साझे संदर्भ से अलग करके होना चाहिए, ये भी निगेटिव है, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। जैसे इसका कौन सा विकल्प है, जिसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। विकल्प बी, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। विकल्प सी, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। विकल्प डी, अधिगम सामाजिक संदर्भ से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। उच्च स्तरीय चिंतन में, अनुरूपक चिंतन में, प्रक्रियात्मक स्थिरता में, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय में। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प बी, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, या त्रुटियों को नकारात्मक गुणों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। तो क्या पूछा जा रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत बात है। त्रुटियां अर्थपूर्ण हो, उनका चर्चा होनी चाहिए, सही हो सकता है। ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, निगेटिव है। नकारात्मक निगेटिव है। तो क्या इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। बी तो पॉजिटिव मिला आपको, तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित कर सकता है। तो विकल्प ए बोरियत, विकल्प बी उच्च डर, विकल्प सी हो या उम्मीद, विकल्प डी गुस्सा। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो अधिगम के लिए प्रेरित क्या कर सकता है, उम्मीद ही तो कर सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प सी, उम्मीद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में एकदम सन्नाटा, जहाँ तक कि अनुभव साझा करने के लिए भी कहा जाए तब भी न करें, शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो, या विकल्प बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। नहीं, ये पूछा जा रहा है ना, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा ना। कक्षा में एकदम सन्नाटा हो, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी ना हो, तो निगेटिव बात है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निगेटिव पूछे तो निगेटिव, आप लोग निगेटिव प्रश्न को ध्यान दिया करिए, नहीं तो काफ़ी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुँचाने की संभावना है। विकल्प ए, योग्यता के संविधात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास। विकल्प बी, विशिष्ट पहचान अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। विकल्प सी, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। विकल्प डी, कक्षा में भय और अवरोधी को कम करना। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। विशिष्ट पहचान अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होगी। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं होगी, बहुत ही आमूल और जटिल होगी, संबंधित पृथक खंडों से प्रस्तुत की जाती हो, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, बहुविधित विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न नहीं हुए। अगर आप सीटेट की बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलती रहती हैं। एवं टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ हो तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्राप्त होती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को। आप लोग उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली क्लास के बाद आपको
PDF भी प्रोवाइड हो जाती है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।